जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। जो मगध साम्राज्य था ये महाजनपद युग के अंदर आपको पढ़ना होता है। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। अगर थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दिलाऊं तो मगध साम्राज्य था इसके ऊपर 3 वंश ने शासन किया। मगध एक साम्राज्य था, एक भूमि का टुकड़ा था जिसको पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश ने इसके ऊपर शासन किया। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। महाजनपद युग 600 ईपू से लेकर के 300 ईपू तक का जो काल था उसे हम कहते हैं महाजनपद युग। ईपू का फुल फॉर्म होता है ईसा से पूर्व, यानी कि BC। पहली चीज, जनपद क्या होता है? 600 से 300 ईपू के बीच में अफ़गानिस्तान से लेकर गुवाहाटी तक और नॉर्थ साउथ में देखा जाए तो ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक कुछ छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी टाइप के कुछ राज्य बने हुए थे। उन्हें हम कहते थे जनपद। जो जनपद होते थे ये सैकड़ों की तादाद में है, पर जो महाजनपद है ये मात्र 16 हैं। कितने हैं? 16 है। इन 16 के आपको नाम वाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है वो, पर उसके अंदर से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जनपद हैं, उनके बारे में आपको समझना पड़ता है। पहला इम्पोर्टेंट आया काशी, दूसरा आया कोसल, तीसरा मगध, और मगध इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। महाजनपद क्या होता है? कुछ जनपद ऐसे हुए जिनका जो भूभाग था, जो एरिया था, वो बाकी जनपद के अपेक्षा बड़ा था और उनके पास शक्ति भी बाकियों से ज़्यादा थी। उनको हमने महाजनपद की श्रेणी में रखा। तो 16 टोटल महाजनपद हैं, उनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट समझा रहा हूँ। काशी, कोसल, मगध, उसके बाद आया यहाँ पे वत्स, उसके बाद यहाँ पे कम्बोज, कांधार, अवंती, उसके बाद कुछ नहीं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कितने टोटल इम्पोर्टेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इन 6 में से 7 जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बड़ी परीक्षाओं में भी इन 7 महाजनपद में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, जो मगध साम्राज्य था इसके ऊपर 3 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था हर्यक वंश। इसका जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश समेत मगध साम्राज्य का पहला शासक था। इसने 28 सालों तक राज्य किया। दूसरा शासक था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु था। इन्होंने 27 साल तक जो है कि शासन किया। तीसरा था उदयीन, ये थोड़ा खचरा था, फिर भी ये 33 साल जो है कि शासन किया। उसके बाद नागदशक, ये सबसे खचरा था, ये सिर्फ 5 सालों तक ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर पाया। उसके बाद इसी का एक सेनापति शिशुनाग जो था वो नागदशक की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और नागदशक खुद शिशुनाग से जो है कि राय मांगता था। तो शिशुनाग अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन लोग से एक मीटिंग बुलवाई, एक बातचीत किया कि क्या आपको लगता है ये नागदशक शासन करने लायक है? तो सबने बोल दिया नहीं, ये तो एकदम खचरा है। तो क्या हुआ, शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या कर दी, और उसके बाद शिशुनाग ने अपना वंश शिशुनाग वंश शुरू किया। शिशुनाग ने 40 वर्ष तक शासन किया था। शिशुनाग का पुत्र आया कालाशोक, इसने 26 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद आया काकवर्ण, इसने 26 साल किया, दोनों ने 26 किया। और उसके बाद आया शेमजीत, इसने 24 साल ही किया। और उसके बाद आता है नंद वंश। इसके जो संस्थापक थे वो थे नंदीवर्धन। इन्होंने 40 सालों तक साम्राज्य को संभाला। और नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। इन्होंने कितने साल शासन किया उसकी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो मैंने आपको महाजनपद समझाए उसमें से एक मगध साम्राज्य है, और ये ऐसा एक महाजनपद था जो बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रहा था।
कब? 600 से 300 ईपू के बीच में। और इस मगध साम्राज्य के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी नालंदा नाम की थी। ये नालंदा के अंदर बाहर से भी लोग पढ़ने आया करते थे। और एक जो मैंने आपको गांधार बताया, ये कहाँ था? जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो एकदम स्टार्टिंग का एरिया है, जो इंडिया के बॉर्डर पे लगता है, उस एरिया में था गांधार। और उस गांधार के अंदर यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रोफेसर थे चाणक्य, बहुत ज़्यादा मास्टर माइंडेड थे ये, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने धनानंद का अंत करके अपना मौर्य वंश शुरू किया था। उनको शिक्षा और उनको ट्रेनिंग वगैरह चाणक्य ने ही दी थी। जो तक्षशिला था, या तक्षशिला तो महाविद्यालय था, जो गांधार था इसका राजा था आम्भी। जब मैं आपको समझा रहा था कि जो सिकंदर था वो भारत में एंट्री मार रहा था, उस समय मैं आपको समझाया था कि जो आम्भी था एक डरपोक शासक था, दूसरा आयास एक बहुत बड़ा था, रोज़ कोई ना कोई नई शादी करता था। और एक और बात देखें तो जो तक्षशिला विद्यालय समेत जो गांधार का एरिया है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर आता है। इसी एरिया के अंदर पहले सिंधु घाटी की सभ्यता हुई करती थी। अब हम लोग हर्यक वंश को बहुत ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। मगध साम्राज्य का पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार जैसे ही शासक बना, इसने अपना वंश हर्यक वंश की शुरुआत की। जो बिंबिसार था, ये निरंतर प्रयास कर रहा था कि जो मगध साम्राज्य है इसका विस्तार कर सके। और विस्तार करने के लिए इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, 3 से 4 शादियाँ भी की। अब शादियाँ करके विस्तार कैसे होता था साम्राज्य का, आप समझिए। मान लीजिए अगर कोई मुंबई का शासक है और उसको पुणे का जो एरिया है उसको अपने अंडर में लेना है, तो जो पुणे की कोई लड़की रहेगी, राज खानदान की कोई लड़की रहेगी, उससे वो शादी कर लेगा, जिससे दहेज के रूप में वो पुणे का एरिया ले लेगा। उसी प्रकार बिंबिसार ने भी 4 शादियाँ की और इन चारों पत्नियों से जो है कि कुछ कुछ दहेज में जगह लेते गया। और इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े। युद्ध की वजह से भी इसने बहुत सारी जगहें जो है जीत ली थी। पहले समझते हैं राजधानी। अब इसने हर्यक वंश निकाला तो उसकी कोई ना कोई राजधानी तो बनानी होगी। तो राजधानी इसने राजगीर को बनाया। इस राजगीर को हम राजगृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगृह। राजगीर एक ऐसी जगह है जहाँ तीनों जगहों से जो है पहाड़ है और एक बस रास्ता है आने जाने का। ये काफ़ी सेफ प्लेस थी उस जगह। और बिंबिसार का एक सही मानना था कि राजगीर एक अच्छी जगह है उनके कैपिटल के लिए। दूसरी चीज़ है मगध का विस्तार। इन्होंने मगध का विस्तार शादी करके किया, तो हम समझेंगे पत्नियाँ अथवा शादी कितनी किया, तो 4 शादी किया। पहली शादी किया महाकोशाली से। किससे किया? महाकोशाली से। महाकोशाली एक्चुअली तो ये काशी की कोसल नरेश की, माफ़ कीजिएगा, कोसल साम्राज्य के जो शासक थे कोसल नरेश, उनकी बेटी थी महाकोशाली। और जो कोसल नरेश थे, इन्होंने जो काशी का एरिया था उसको युद्ध करके जीता था। तो जब महाकोशाली के साथ बिंबिसार ने विवाह किया, तो विवाह के बाद उनको दहेज में कोसल का एरिया, जो कि खुद कोसल नरेश का था, और दूसरा काशी का एरिया जो कि कोसल नरेश ने जीता हुआ था, ये उनको दहेज में मिला। अब दूसरी जो पत्नी थी वो थी चेलगना। क्या थी? चेलगना थी। चेलगना की एक जो है कि शर्त थी कि आपको जैन धर्म अपनाना होगा। बिंबिसार बोला एकदम जैन धर्म अपना लेंगे। तो चेलगना के विवाह के बाद, चेलगना और बिंबिसार के विवाह के बाद जो बिंबिसार था ये जैन धर्म का व्यक्ति बन चुका था। और चेलगना के विवाह की वजह से इनको चेतक मिला। क्या मिला? चेतक मिला। इनकी तीसरी पत्नी थी क्षेमा।
तीसरी पत्नी थी क्षेमा, यह पंजाब की थी। तो पंजाब के हिस्से तक अब मगध का साम्राज्य फैल चुका था। चौथी बीवी थी आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली थी। आम्रपाली वैशाली की थी, ठीक है। और वैसे तो आम्रपाली के जो पिताजी थे वो बिंबिसार को अपना वैशाली का एरिया देना चाहते थे, परंतु उस समय क्या हुआ, जो वैशाली के लोग थे वो लोग बोले नहीं, हम मगध के साम्राज्य के अंदर नहीं जाना चाहते, हम वैशाली के अंदर ही रहना चाहते हैं और वैशाली आप दहेज में बिंबिसार को न दें। तो अब बिंबिसार क्या बोले, दहेज में नहीं दोगे तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि शादी इसीलिए कर रहे थे ताकि साम्राज्य विस्तार हो पाए। अब उस टाइम पे तलाक तो होता नहीं था, मतलब तलाक होता था पर कोई करना नहीं चाहता था, इसलिए बोले कि आम्रपाली के साथ हम तलाक भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, वैशाली के लिए युद्ध होगा। और उस युद्ध के अंदर जो बिंबिसार थे वो हार गए थे। हालांकि अब कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर राजा है, लड़ाई कर रहा है, या तो कभी जीत जाएगा कभी हार जाएगा। और ये जो वैशाली का एरिया था जिसको बिंबिसार हार गए थे, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, ये देखिए यहाँ लिखे हैं अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिताजी का सपना पूरा कर लिया और जो वैशाली का एरिया था उसको जीत लाए थे। अब मगध के विस्तार के अंदर कौशल आता है। कौशल के ऊपर मगध ने कैसे अधिकार किया? कौशल का राजा था चंद्रप्रधात। क्या नाम था उसका? चंद्रप्रधात नाम था। इसको कोई महामारी हो गई थी और ये महामारी का किसी प्रकार का कोई इलाज ही नहीं था। उसको जो वैद्य लोग थे वो सामने से बोल चुके थे अब आप नहीं बच पाएंगे। तो जो बिहार का एरिया था वहाँ पे वैद्य लोग तो ज़्यादा रहते थे। तो बिंबिसार ने क्या किया, अपना एक अनमोल वैद्य जीवक कहाँ भेजा? चंद्रप्रधात के पास भेजा। और चंद्रप्रधात ने बोला था कि जिस किसी भी साम्राज्य के वैद्य ने मेरी जान बचाएंगे उनको, यानी कि उस साम्राज्य को जो पूरा कौशल का एरिया है वो उपहार के तौर पर दे देंगे। तो जीवक ने चंद्रप्रधात को ठीक कर दिया, इसकी बीमारी एकदम से नष्ट हो गई और उसके बाद जो है कौशल के ऊपर भी बिंबिसार ने अधिकार कर लिया। जो बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी चेलगना, इससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। हालांकि इन चारों ने भी पुत्र पुत्री दी थी, पर उन सब में सबसे योग्य था अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार से थोड़ा और योग्य था। ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये इसको कवर करने के बाद समझेंगे। अब समझते हैं बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई। बिंबिसार की मृत्यु बेहद बेकार ढंग से हुई थी, क्योंकि उनका जो पुत्र अजातशत्रु था, जिसके ऊपर बिंबिसार को बहुत भरोसा था कि अजातशत्रु मगध को पूरे अखंड भारत के अंदर फैलाएगा, उसी ने बिंबिसार की मृत्यु की वजह बना। हालांकि अजातशत्रु ने बिंबिसार को कई बार बोला था कि आपकी बुढ़ौती आ गई है, फिर भी आप शादी करते जा रहे हैं, मेरी जवानी निकलते जा रही है, अभी तक शादी नहीं हुई। और हालांकि एक शादी हो गई थी अजातशत्रु की, बिंबिसार ने एक शादी अजातशत्रु की करा दी थी, पर अजातशत्रु भी बोला कि नहीं आप तो 4 शादी किए, हम भी एक से ज़्यादा करेंगे। और जो अजातशत्रु की पत्नी थी वो भी हमेशा उसे कोसती थी कि आप जवानी आपकी निकली जा रही है, आपके बूढ़े पिताजी हैं अभी तक वो शासन कर रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं। तो अजातशत्रु को बहलाया फुसलाया उसकी पत्नी ने। किसकी पत्नी ने? अजातशत्रु को। उसको बहला फुसला दिया और बहला फुसला के अजातशत्रु ने एक बेकार कदम उठाया। जिस दिन मतलब एक दिन दोपहर को बिंबिसार खाना खा रहा था और अजातशत्रु ने भाला द्वारा अपने पिताजी की मृत्यु कर दी। अजातशत्रु को पितृहना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। क्या कहते हैं? पितृहंता, क्योंकि इन्होंने खुद के पिताजी का वध कर दिया था। बहुत बेकार बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अजातशत्रु की एक और बात समझिए, आम्रपाली का जो घर था
जो इनकी अंतिम पत्नी थी, हालांकि अंतिम पत्नी थे नहीं, ये 4 जो पत्नियां थी सबसे मेन थी, इन चारों की ज़्यादा सुनता था वो, और सबसे ज़्यादा इन चारों की सुनता था चेलगना की। किसकी? चेलगना की। पर आम्रपाली का घर कहाँ था? वैशाली में था। और अजातशत्रु उस प्लान में निकल चुका था जो बिंबिसार, उनके पिताजी ने हार गए थे वैशाली के अंदर, उसको हमें जीतना है। आम्रपाली का घर भी वहीं पे था। तो अजातशत्रु ने पहले पूछा, अपनी माँ से भी पूछा, जो एक्सपर्ट्स थे, जो गुप्तगु और जो मैसेंजर टाइप के लोग होते हैं, उनको अजातशत्रु ने वैशाली के अंदर भेजा और उस एरिया का अध्ययन कराया। और उसके कुछ महीनों बाद जो मैसेंजर गए थे, गुप्तचर जो गए थे, वो वापस आए मगध के अंदर और अजातशत्रु को सारी बातें बताई। पहली बातें बताई कि इनके ऊपर आक्रमण क्यों कठिन होता है। पहली बात उसमें ये थी कि अग्रिम पीढ़ी। अग्रिम पीढ़ी क्या है? जो वैशाली की फौज थी उसके अंदर एक सैनिक का सेगमेंट होता था, एक पूरी लाइन बनती थी, पीछे जो सैनिक हैं उनके आगे, और वो जो सैनिक होते थे, जो लंबे चौड़े सैनिक होते थे, वो आगे खड़े होते थे भाला लेकर के, और जो भी विपक्ष का, या आप कह सकते हैं कि जो सामने जिसे आप लड़ रहे हैं, उसका कोई भी सैनिक, कोई भी रथ आगे आता था तो उसके ऊपर भाला फेंक करके ये लोग मार देते थे, और जो सामने वाला व्यक्ति था उसको आगे अंदर ही नहीं आने देते थे। दूसरी बात, अगर बाय द वे ये अग्रिम पीढ़ी असफल हो गई तो जो किले की दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं। इतनी लंबी लंबी दीवार बनती थी किलों की, तो उसको गिराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो 2 रीजन थे, इसकी वजह से जो है कि वैशाली के ऊपर आक्रमण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। तो अजातशत्रु ने अपना मास्टरमाइंड चलाया और रथ मसूल बनाया। क्या बनाया? रथ मसूल बनाया। ये रथ मसूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो योद्धा होता है वो खड़ा होता है रथ पे, उसके ये साइड और ये साइड लंबे चौड़े लोहे लगा दिए कि अगर ये साइड से कोई लोहा आएगा, कोई भाला आएगा, तो वो तो हमें नहीं लगेगा। और सामने की ओर से क्या किया? फटाफट तीर मारने के लिए लगाया। और जितना दूर मेरे से कैमरा है, मतलब कम से कम 3 फीट दूर उसके रथ का जो शुरुआती हिस्सा था, उसके ऊपर एक, जो हम क्या कहते हैं उसे, कृष्ण जी के पास होता है, माफ़ कीजिएगा उनके पास मुझे याद नहीं आ रहा, एक उनका चक्र होता है ना, जो कि घूमता रहता है। कृष्ण जी काफ़ी लोगों का गला काट चुके हैं उस चक्र से। उस चक्र के प्रकार का गोलाकार एक वस्तु लगी होती थी जो बिंबी अजातशत्रु था उसके रथ मसूल के अंदर, और वो जब इनकी रथ चलती थी तो हवा की वजह से जो वो रिंग होती थी घूमने लगती थी, और वो काफ़ी धार होती थी, घूमती थी। अगर कोई भी उसके आगे आ गया, उसकी चपेट में आ गया, तो सीधा कट जाएगा, या किसी का भाला आया तो भाला वहाँ टूट के गिर जाएगा। इसलिए सामने से भी थोड़ा प्रोटेक्शन होता था, साइड से भी, और पीछे से तो पूरा बंद ही रहता था। पीछे से भी जो मैंने लोहा का बताया वो पीछे भी होता था। और दूसरी चीज़ बनाई महशीला कंटक। महशीला कंटक क्या होता है? एक बहुत बड़ा पत्थर और एक गुलेल, इसको हम कहते हैं महशीला कंटक। महशीला का अर्थ होता है महा, एक बड़ा सा पत्थर, और कंटक का मतलब होता है गुलेल। वो एक मशीन टाइप होती थी, उसको पीछे से कुछ लोग पकड़ के उसका रबर खींचते थे। वो एक्चुअली रबर नहीं होता था, कुछ इलास्टिसिटी वाली रस्सियाँ होती थी, उसको पीछे से कुछ लोग पकड़ के खींचते थे, और आगे कुछ लोग जो है उसमें पत्थर रखते थे। फिर अचानक से पीछे वाले लोग छोड़ देते थे और पत्थर जो है काफ़ी प्रेशर में जाता था, और जो किले की दीवारें होती थी उसके ऊपर जाके लड़ता था। 1 से 2 पत्थर मारने पे जो दीवार होती थी वो गिर जाती थी। और रथ मसूल और महशीला कंटक की वजह से जो अजातशत्रु था वो वैशाली में जीत गया था। और अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे तो अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और जो राजगीर राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? हर्यक वंश की जो राजधानी थी राजगीर, उसके आसपास इन्होंने दीवारें लगवा ली।
ये मोटिवेट हो गए थे वैशाली की वजह से, क्योंकि जो वैशाली का एरिया था वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए दीवारें गिराने के लिए, और दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हुई थी इनको युद्ध लड़ने में। और इन्होंने ये मोटिवेशन लिया था कि अगर राजगीर के बाहर भी ऐसी दीवारें लग जाएंगी तो कोई भी एनिमी उनके ऊपर हमला करने से कतराएगा। ठीक है। और चीज़ें देखी जाए तो इन्होंने पहली बौद्ध समिति कराई। कहाँ कराई? राजगीर में कराई। कब कराई? 483 ईसा पूर्व में कराई। इसी के साथ जो अजातशत्रु और बिंबिसार हर्यक वंश का टॉपिक था ये ख़त्म होता है। अभी हर्यक वंश बहुत थोड़ा सा बचा है। इसके बाद नंद वंश, शिशुनाग वंश, वो सब जो है मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। जय हिंद।